बता रही हूँ कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या आपके अलग अलग आपके पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपकी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है साधनों में जो है गतिशीलता का अभाव, यानी इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला आपका है कि आपको आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए है। इस संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि आंतरिक क्षेत्र में, यानी कि इंटरनल एरिया में, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन पूरी प्रकार से मोबाइल होते हैं। यानी कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से आते और जाते हैं। परंतु इंटरनेशनल लेवल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन पूरी प्रकार से आपके मोबाइल नहीं होते। तो कहा उन्होंने कि दोनों देशों में आपके साधनों में क्या होता है, इसका गतिहीनता इसलिए पाई जाती है। क्यों इसलिए मोबाइल नहीं होते हैं? क्योंकि दोनों देशों में रहन सहन का स्तर आपका अलग है। लेबर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दो देशों में आपका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, आपके ट्रेडिशन जो है अलग अलग है, रीति रिवाज आपके अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी लेबर अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाने के लिए आपका इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका राजी नहीं होता है। और पूंजी भी जो है दो देशों में आपकी आसानी से आती और जाती नहीं है, क्योंकि पता नहीं दूसरे देश में आपकी पूंजी सुरक्षित है अथवा नहीं है। तो इसलिए कोई भी उद्योगपति, व्यापारिक वर्ग या सरकार क्या करती है, दूसरे देश में आपका पैसा लगाना इतना आसान नहीं समझती है, क्योंकि उसको वो समझती है पता नहीं मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं है। यानी लेबर तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दूसरे देशों में परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, रहन सहन बिल्कुल अलग है, रीति रिवाज अलग हैं। पूंजी इसलिए नहीं जा रही है कि पूंजी पता नहीं आपकी सुरक्षित है अथवा आपकी नहीं है। इसलिए क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन आपके दोनों देशों में आपके पूरी प्रकार से आपके मोबाइल नहीं होते। तो सबसे पहली जो आपकी विशेषता है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन पूरी प्रकार से आपके गतिशील नहीं होते, यानी इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला तो आपका फैक्टर यही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पहला अंतर ये है। दूसरा क्या होता है कि दोनों देशों के बाज़ार कैसे होते हैं, वो आपके सेपरेट होते हैं। दोनों देशों में बाज़ार कैसे हैं, आपके पृथक पृथक हैं। यानी कि रीति रिवाज आपके अलग अलग हैं, खान पान का स्तर आपका अलग अलग है, जिसके कारण क्या होता है कि विदेशी व्यापार आपका अलग हो जाता है। यानी कि हमारे देश में लोगों का रहन सहन का स्तर सब एक सा है, तो हमारे देश में बाज़ार कैसा होगा, एक सा होगा, यानी कि लगभग एक सा होगा। यदि हम साउथ में चले जाते हैं तो साउथ में खान पान आपका अलग है, परंतु फिर भी हम लोग क्या होता है इडली डोसा हम खा लेते हैं। पंजाब में चले जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आपको दूसरी प्रकार का खाना मिलता है, परंतु फिर भी हम उसको खा लेते हैं। परंतु किसी दूसरे कंट्री में हम चले जाएँ, मान लीजिए यहाँ से आप चाइना में चले जाएंगे, तो वहाँ का खान पान का स्तर कैसा है वो आपका अलग है। यानी कि आप कह सकते हो कि बाज़ार कैसे हैं वो आपके अलग अलग है। तो दूसरा अंतर आपका ये हो सकता है। तीसरा क्या है कि आपका डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि आपके समूह कैसे होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। तो कहना चाहिए दो अलग अलग ग्रुप में आपका व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि आंतरिक स्तर पर ग्रुप कैसे होते हैं वो आपके एक से होते हैं। तो इस संबंध में एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है आपका फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, हमारे बीच में होता है। आंतरिक व्यापार कैसा होता है, हमारे बीच में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा होता है, हमारे और उनके बीच में होता है। फ्रेडरिक लिस्ट कहते हैं कि आंतरिक व्यापार क्या होता है, हमारे बीच में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा होता है, हमारे और उनके बीच में होता है। यानी डोमेस्टिक ट्रेड इज़ अमंग अस, यानी कि जो आंतरिक व्यापार है वो हमारे बीच में हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बिटवीन अस एंड देम, यानी कि आपका आंतरिक व्यापार तो हम ही लोगों के बीच में होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा होता है, हमारे और उनके बीच में आपका होता है। तो तीसरा आप डिफरेंस ये कह सकते हो कि दोनों देशों में आपके ग्रुप कैसे होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि दो देशों में जो आपकी पॉलिटिकल आपकी यूनिट्स हैं, यानी कि कह सकते हो राजनीतिक इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। राजनीतिक इकाइयों में भिन्नता, यानी डिफरेंस इन पॉलिटिकल यूनिट। आंतरिक व्यापार में हमारी जो राजनीतिक इकाइयाँ वो कैसी होती हैं, एक होती है। यानी आंतरिक व्यापार में एक ही प्रकार की सरकार के द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में आपका व्यापार होता है।
यानी कि जैसे मान लीजिए इस समय आपकी भारतीय जनता पार्टी की आपकी गवर्नमेंट है, तो पूरे आपके देश में कैसा रहा, उन्हीं के शासन के अंतर्गत जो नियम बन रहे हैं उसके आधार पर आपका व्यापार हो रहा है। परंतु यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करते हैं तो हमारे यहाँ के नियम अलग हैं, हमारी गवर्नमेंट अलग है, दूसरे देश की गवर्नमेंट कैसी होती है वो आपकी अलग होती है, यानी पॉलिटिकल यूनिट्स कैसी होती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपकी अलग अलग हो जाती हैं, जबकि आंतरिक व्यापार में पॉलिटिकल यूनिट्स कैसी रहती हैं वो आपकी एक रहती है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आपका अंतर यह है कि विभिन्न नीतियों और हस्तक्षेप, यानी कि डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन। दो देशों में आपकी नीतियां तो अलग अलग हैं ही, साथ ही क्या होता है कि जब आप आंतरिक व्यापार करते हैं तो सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। परंतु जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो अनेकों प्रकार के आपके जो होते हैं जो है वो अनेकों प्रकार के आपके जो हैं इंटरवेंशन हो जाते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार के आपके जो हैं इसके अंतर्गत जो है वो आपके नियम जो होते हैं वो आपके लागू होते हैं। तो इस संबंध में आप कह सकते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो है कि अनेकों प्रकार के आपके नियम जो हैं वो आपके लागू हो रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरा क्या होता है, डिफरेंस इन करेंसी सिस्टम, यानी कि दो देशों में आपके सिस्टम कैसे हैं, करेंसी सिस्टम कैसे हैं, वो आपके अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि आपकी इंटरनल ट्रेड में आपकी करेंसी अलग होती है, और जो आपकी एक ही प्रकार की आपकी करेंसी होती है, जबकि आपकी इंटरनेशनल लेवल पर कैसी होती है वो आपकी करेंसी कैसी होती है, दो अलग अलग होती है। यानी कि आंतरिक स्तर पर आपकी व्यापार करने के लिए आपके आंतरिक स्तर पर एक ही प्रकार की मुद्रा आपकी सर्कुलेशन में होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या होता है कि दोनों देशों में आपकी मुद्राएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। आपको एक विनिमय दर जो है वो आपको स्थापित करनी पड़ती है, एक रेट ऑफ एक्सचेंज आपको फिक्स करनी पड़ती है, तब आपका दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि इंटरनल ट्रेड में आपका एक ही देश के अंदर व्यापार हो रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि आपका जो है कि कहने का मतलब है दूरियां आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि मान लीजिए आपने यूएस से आपने व्यापार किया या आपने चाइना से आपने व्यापार किया, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने देश की सीमा को छोड़कर दूसरे देश की सीमा में आपको जाना पड़ता है, यानी डिस्टेंस आपका ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये भी होता है कि आपकी जो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन की समस्या। एक देश दूसरे देश की सीमा का प्रयोग करता है, किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, जबकि आंतरिक व्यापार में सीमा कैसी होती है, अपनी ही होती है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, मतलब कुछ दूसरे देश से हम व्यापार करते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको क्या करना पड़ता है कि दूसरे देश के पोर्ट का भी आपको उपयोग करना पड़ेगा, दूसरे देश के जहाज़ का भी आपको हो सकता है प्रयोग करना पड़ेगा, आपको दूसरे देश की सरकार की क्या करनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप व्यापार करेंगे। अनेकों प्रकार की आपकी ट्रांसपोर्ट की आपकी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जीवन स्तर जो होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। यानी कि आंतरिक व्यापार में यह अनुमान है कि एक ही प्रकार के काम करने वाले उत्पादकों का या एक ही प्रकार का उपभोक्ताओं के जो रहन सहन है वो आपका एक सा होता है, उनके बीच में आपका व्यापार होता है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी व्यापार की स्थिति कैसी होती है, वो आपकी अलग अलग लोगों के साथ आपको व्यापार करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याएँ, यानी प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन आपका हो जाता की आवश्यकता होती है। और इसी की वजह से क्या है कि आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की और IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की आपकी स्थापना की गई है, जिससे क्या हो सके कि आप अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का आप समाधान कर सकें। इसके अलावा यदि जिस देश से आप व्यापार करते हैं, यदि उस देश की करेंसी आपके पास नहीं है, तो वो उस देश की करेंसी मान लो स्केयर है, दुर्लभ है, तो ऐसी स्थिति में आप व्यापार नहीं कर पाते। परंतु आंतरिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती। यही वजह है कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका अलग अलग है, इसलिए इंटरनल ट्रेड के लिए सिद्धांत आपका अलग होना चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलग होना चाहिए। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं ओलिन हैं, वो इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपका कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं है कि ये अलग सिद्धांत हो। वो कहते हैं कि जो सिद्धांत आंतरिक स्तर पर आपका लागू होता है, वही सिद्धांत जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका लागू हो सकता है। तो ये वो आपकी समस्या, वो मैंने आपको वो पॉइंट बताए जो कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपका डिफरेंस करते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है इज़ नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इज़ नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता है।
तो इस संबंध में आपके सामने दो व्यूज़ मैं आपके सामने लूँगी। एक व्यू है आपका क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का, वो उसमें आते हैं आपके एडम स्मिथ, दूसरे आते हैं आपके माल्थस, तीसरे आते हैं आपके रिकार्डो, और चौथे आते हैं आपके जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल आपके। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का आपका विचार आपके सामने मैं दे रही हूँ। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया था, एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस किया। क्लासिकल अर्थशास्त्री उन्होंने कहा, क्यों कहा उन्होंने, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अलग सिद्धांत की आवश्यकता को इसलिए महसूस किया, उन्होंने कहा कि देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर लेबर और कैपिटल यानी श्रम और पूंजी पूरी प्रकार से कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, जबकि दूसरे देश में यानी कि देश के बाहर वो कैसे होते हैं, आपके मोबाइल नहीं होते हैं यानी गतिहीन होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने यही तर्क दिया, उनका यही तर्क था कि फैक्टर्स और प्रोडक्शन में पूंजी और श्रम अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, ये पूरी प्रकार से आपके मोबाइल नहीं होते हैं। इसलिए आंतरिक व्यापार के लिए उन्होंने अलग सिद्धांत की आवश्यकता महसूस करी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत होना चाहिए, इस बात को उन्होंने महसूस किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग आपकी क्या है, राजनीतिक आपकी इकाइयाँ हैं, अनेकों प्रकार की आपकी अलग अलग आपकी नीतियाँ हैं। इसके अलावा क्या, दोनों देशों में करेंसी आपकी अलग अलग है, ट्रांसपोर्ट की आपकी समस्या है यानी परिवहन की आपकी समस्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आपका अलग अलग है। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि आंतरिक व्यापार के लिए अलग सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत होना चाहिए, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, ओलिन, उन्होंने अपना विचार दिया। उन्होंने कहा नहीं, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं है। ओलिन क्या कहते हैं, कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे, आप अपने पीछे के पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओलिन का एक कोटेशन है, ओलिन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट दशा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बट a special case of inter-regional trade। ओलिन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बट a special case of inter-regional trade, यानी कि वो ये कहते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका कोई अंतर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे ये पूछा जाए तो आप इसमें इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंस ही बताएंगे और तर्क देंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में यानी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं है। जो ओलिन का आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आपको ये तर्क आपको देने पड़ेंगे। तो ये कोटेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। कोटेशन होगा, इंटरनल ट्रेड इज़ बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट दशा है। इस आधार पर वो कहते हैं कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने। ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगी, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको वही पढ़ाऊँगी। तो कहते हैं कि जो डेविड रिकार्डो ने अपना सिद्धांत दिया था, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, वो केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में यानी कि विभिन्न एरिया के बीच में भी आपका लागू होता है। यानी उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी डेविड रिकार्डो ने अलग से दी थी, उन्होंने कहा कि वो केवल इंटरनेशनल ट्रेड पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आपके हर क्षेत्र में वो आपकी इंटरनल ट्रेड पर भी आपकी लागू हो जाएगी। तो इस संबंध में ओलिन ने कहा था कि यदि हम मार्शल के मूल्य के सिद्धांत में से हम क्या करते हैं, समय को निकाल देते हैं, टाइम को हम निकाल देते हैं, और उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, प्लेस यानी स्थान को हम शामिल करते हैं, तो इस सिद्धांत को आप क्या कर सकते हैं, व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनल ट्रेड में स्थान शब्द जो है वो आपका महत्वपूर्ण है, प्लेस आपका महत्वपूर्ण है। प्लेस इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्पत्ति के साधन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ एक सीमा तक क्या होते हैं, एक स्थान तक सीमित होते हैं। फैक्टर्स और प्रोडक्शन क्या होते हैं कि एक स्थान पर एक सीमा तक सीमित होते हैं। यदि मान लीजिए अचानक से कोई व्यक्ति जो है अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद नहीं करता, हम आसानी से घर छोड़ना पसंद नहीं करते, हम आसानी से एक शहर से दूसरे शहर में जाना पसंद नहीं करते हैं,
हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते, परंतु यदि काम की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, काम के अच्छे अवसर मिलते हैं तो हम छोड़ने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं। तो यानी कि एक लिमिट तक तो हम एक स्थान तक आपके सीमित हैं। फिर क्या होता है कि हम एक वस्तुएं इसलिए स्थान तक सीमित हैं क्योंकि परिवहन लागतें भी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तभी आपकी ज़्यादा होगी। कभी कभी इंटरनल ट्रेड में भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जैसे ईंट का बाज़ार है या रेता और बजरी है, इसका व्यापार भी कैसा था, लोकल ही होता है लगभग। हम ये नहीं कि यहाँ से कन्याकुमारी हम रेता बजरी भेज रहे हैं। हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आपकी महत्वपूर्ण है। इसलिए ओलिन ने कहा कि एक सीमा तक स्थान शब्द आपका महत्वपूर्ण है, परंतु यदि आपको अच्छे अवसर मिलते हैं तो काम के अच्छे अवसर मिलते हैं तो हम अपने इस काम को छोड़कर दूसरे काम पर जाने के लिए हम आपके राजी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आपका क्या होता है कि आप हम ये नहीं कह सकते कि आंतरिक क्षेत्र में हम पूरी प्रकार से मोबाइल हैं। आंतरिक इंटरनल क्षेत्र में भी हम कई बार पूरी प्रकार से हम मोबाइल नहीं होते हैं। बहुत सारे कारण हैं, हम नहीं जाना चाहते एक दूसरे। तो इसलिए ये कहना कि ये तर्क देना डेविड रिकार्डो का कि इस तर्क के आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड जो है वो आपके अलग अलग हैं, ये आपका गलत है। बल्कि क्या है कि जो सिद्धांत हम इंटरनल ट्रेड पर आप लागू करते हैं उसको भी आप उसी सिद्धांत को आप इंटरनेशनल ट्रेड पर भी आप लागू कर सकते हैं। तो ये तर्क जो था आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आपका दिया था। तो आपकी क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं दोनों के लिए सिद्धांत कैसा होना चाहिए, वो आपका अलग अलग होना चाहिए। ओलिन कहते हैं कि नहीं, दोनों के लिए सिद्धांत कैसा होना चाहिए, वो आपका एक ही होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो विरोध में, जो उसके अगेंस्ट जो आपके तर्क दिए हैं, ओलिन ने जो तर्क दिए, उन्होंने क्या कहा। पहला कहा उन्होंने आर्ग्यूमेंट अबाउट कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी तुलनात्मक लागत के संबंध में उन्होंने अपना तर्क दिया। ओलिन ने कहा कि तुलनात्मक दो देशों में, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट अलग अलग होती हैं, दोनों देश अलग अलग कॉस्ट पर वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं, इसलिए आपका व्यापार होता है। तो उन्होंने कहा ये तर्क देना इस आधार पर व्यापार होता है, ये गलत है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड में भी क्या होता है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जूता बना रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको कपड़ा बना रहा है। तो जो जूता बना रहा है वो जूतों के बनाने में एक्सपर्ट है, और जो कपड़ा बना रहा है वो कपड़े के बनाने में एक्सपर्ट है। तो जूता बनाने वाला कपड़े बनाने वाले को जूता देता है, और कपड़े बनाने वाला जूते बनाने वाले को आपका कपड़ा देता है। तो ये भी तो एक व्यापार है, ये भी तो आपका तुलनात्मक आपका अंतर है। तो इसलिए एजवर्थ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत आंतरिक व्यापार पर भी आपका लागू होता है। एजवर्थ भी यही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत आंतरिक व्यापार पर भी लागू होता है, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र में भी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन आपकी अलग अलग आपकी होती है। तो इसलिए कहना चाहिए कि ओलिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या है कि श्रम और पूंजी की गतिहीनता का संबंध है, यानी मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। श्रम और पूंजी की गतिशीलता का जहाँ तक संबंध है, वो कहते हैं कि उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव सिर्फ एक देश में ही नहीं, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी आपका पाया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक एरिया से दूसरे एरिया में भी आसानी से जाने के लिए राजी नहीं होते। इसलिए ये तर्क देना कि इस तर्क के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में आपका अंतर है, ये आपका गलत है। परंतु क्या होता है, यदि काम के अच्छे अवसर मिलते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, यदि मुझे मान लो अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी, अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में भी जाने के लिए राजी हो जाऊँगी। तो इसलिए ये कहना कि नहीं कि मैं, और कभी कभी क्या होता है कि अपने देश में भी हम अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से क्या होता है, ओलिन कहते हैं दो देशों के बीच में साधनों में जो गतिहीनता है, यानी जो मोबिलिटी का अभाव है, वो रिलेटिव है, सापेक्षिक है, यानी कि व्यक्ति पर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपको काम के अच्छे अवसर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे देश में भी हम जाने के लिए आसानी से राजी हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ओलिन इस सिद्धांत के आधार पर या इस तर्क के आधार पर आप कह सकते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका कोई अंतर नहीं। फिर तीसरा तर्क ये कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करेंसी, यानी कि विभिन्न मुद्राओं में चलन का संबंध। ओलिन ने कहा कि दो देशों के बीच में आपकी अलग अलग मुद्राएं हैं, तो क्या होता है कि हम विनिमय दर के आधार पर एक ऐसी दर तय करते हैं जिस दर पर हम क्या करते हैं, आपके व्यापार करते हैं। और जो भी विनिमय दर तय की जाती है, जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज आपकी तय की जाती है, वो किस पर डिपेंड करती है, परचेजिंग पावर पर, यानी उस देश की मुद्रा की क्रय शक्ति पर आपकी निर्भर करती है।
फिर ये कहना कि दो देशों में अलग अलग करेंसी है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत हो, आंतरिक व्यापार के लिए अलग हो। तो इस संबंध में एक तर्क ये भी दिया गया, कहा गया कि आज़ादी से पूर्व के वर्षों में हैदराबाद रियासत की जो करेंसी थी वो आपकी अलग थी और अन्य भारत की आपकी अलग थी। हैदराबाद की करेंसी अलग थी आज़ादी से पूर्व के वर्षों में और अन्य की आपकी अलग थी, परंतु दोनों के बीच में व्यापार हो रहा था। व्यापार के लिए सिद्धांत आपका वही था। तो इसलिए ये कहना कि करेंसी के अंतर के आधार पर दो देशों के बीच में अलग अलग सिद्धांत हो, ये गलत है। तो इसलिए कहते हैं इस तर्क के आधार पर भी ओलिन कहते हैं कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं ओलिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में अदल बदल, यानी कि चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में ही क्या होता है, वस्तुओं का आपस में लेन देन ही होता है, यानी हम एक्सचेंज ही करते हैं। आयात और निर्यात में भी हम यही करते हैं कि हमने क्या किया, किसी वस्तु का आयात किया और दूसरी वस्तु का हमने निर्यात किया, यानी एक वस्तु हमने ली और दूसरी वस्तु हमने दी, तो हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज किया। और आंतरिक व्यापार में भी हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक वस्तु को देते हैं और एक वस्तु को हम लेते हैं, तो दोनों में ही एक्सचेंज है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे वो आपका आंतरिक व्यापार हो, दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का हम लेन देन कर रहे हैं, वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं, आपका एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दोनों में ही क्या है कि आपका लेन देन है, इसलिए दोनों के लिए सिद्धांत कैसा होना चाहिए, आपका एक ही होना चाहिए। तो कीन्स कहते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, मुद्रा को बाहर कर देते हैं, यदि हम मुद्रा को, करेंसी को हम अलग कर देते हैं तो जितना भी व्यापार है वो क्या है, आपका विनिमय है, वस्तु विनिमय है। यदि हम मुद्रा को हम अलग कर देते हैं तो समस्त व्यापार कैसा, आपका विनिमय रह जाता है। सिर्फ मुद्रा का हस्तक्षेप क्या करता है, जब मुद्रा आपकी चालू होती है तो वो क्या करती है, आपकी क्रय विक्रय को वो आपका आसान बना देती है, वो क्या करती है, आपके लेन देन को आपका आसान बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि मुद्रा के स्थान को आसान बना देती है। तो कहते हैं कि है दोनों ही एक्सचेंज। तो इसलिए ये कहना कि आंतरिक व्यापार के लिए अलग सिद्धांत हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आपका अलग सिद्धांत हो, ये आपका गलत है। बल्कि जो सिद्धांत आप आंतरिक व्यापार पर आप लागू करते हैं उसी सिद्धांत को आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी आपके लागू कर सकते हैं। तो ये आपने ओलिन ने आपके तर्क दिए, कहा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो कहना चाहिए कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस हम इंटरनल ट्रेड में भी करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में भी करते हैं। और श्रम, यदि अच्छे अवसर मिलते हैं श्रम और पूंजी को तो दूसरे देश में वो आपके आसानी से चले जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि आंतरिक क्षेत्र में साधन जो है वो आपके मोबाइल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल नहीं है, इसलिए अलग सिद्धांत होना चाहिए, ये गलत है। तो ओलिन कहते हैं ये गलत है। उन्होंने दूसरा तर्क ये दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में जो है आपकी मुद्राएं आपकी अलग अलग हैं, इसलिए आपका इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड आपका अलग अलग है। इस आधार पर आप तर्क दें तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व के वर्षों में आपकी हैदराबाद, जिसमें ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपका, कि हैदराबाद रियासत की आपकी करेंसी अलग थी जबकि आपकी अन्य भारत की अलग थी, दोनों के बीच में आपका व्यापार हो रहा था, अपना सिद्धांत आपका एक ही था। तो इसीलिए ओलिन कहते हैं कि ये भेद जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर करने का नहीं है, वरन एक बाज़ार के लिए मूल्य का सिद्धांत और विभिन्न बाज़ारों के मूल्य के सिद्धांत का है, यानी कि दोनों में आपका कोई अंतर नहीं है। फिर उन्होंने कहा चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में ही क्या होती हैं, वस्तुएं आपस में ली और दी जाती हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग सिद्धांत आपका हो ये नहीं है, बल्कि एक ही सिद्धांत आपका लागू होना चाहिए। तो इस संबंध में एक्शर और ओलिन के सिद्धांत में और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में आपका ये अंतर है। तो आप निष्कर्ष रूप में या कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ओलिन कहते हैं आपका कोई डिफरेंस नहीं। वो कहते हैं कि जो सिद्धांत हम इंटरनेशनल ट्रेड पर जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्री ने दिया है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं दोनों में आपका अंतर है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग सिद्धांत होना चाहिए। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए सिद्धांत कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसलिए क्या था कि ओलिन ने ये जो सेपरेट थ्योरी थी उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि यदि मार्शल के मूल्य के सिद्धांत में से समय को हम बाहर निकाल देते हैं और उसके स्थान पर आप स्थान को आप शामिल कर लेते हैं, तो जो नियम या जो सिद्धांत आप इंटरनल ट्रेड पर आप लागू करते हैं उसी सिद्धांत को आप इंटरनेशनल ट्रेड में भी आप लागू कर सकते हैं।
तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी मैं आपको कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी यानी तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि जिसको कि मैंने अभी बताया कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सिद्धांत कैसा होना चाहिए, वह आपका अलग अलग आपका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में आपका डिफरेंस है, तो आपके सिद्धांत कैसा होना चाहिए, वह आपका अलग अलग आपका होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा था। ठीक है, ओके।